नमस्कार दोस्तों। इस बार यूपीएससी प्रीलिम्स के पेपर ने हम सभी को चौंका दिया। किसी ने नहीं सोचा होगा कि पेपर का लेवल एकाएक इस लेवल पे बढ़ जाएगा, इस स्तर तक पहुंच जाएगा कि शायद मैक्सिमम विद्यार्थियों को डिफिकल्टी होने लगेगी। कई बार ये भी लगता है कि ये पेपर करने के लिए बनाया गया है या फिर फेल कराने के लिए बनाया गया है। अगर हम ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो जो 2024 में जो कंसेप्चुअल और फैक्चुअल सवाल पूछे जाते थे और जो ट्रेंड होता था वो होता था स्टैटिक प्लस एनालिटिकल। लेकिन 2025 में थोड़ा सा वो डिफिकल्ट हुआ, 2026 में वेरी डिफिकल्ट। और क्यों इसके पीछे रीजन क्या हुआ कि जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे पहले तो लेंदी भी थे, उसके ऑप्शंस बहुत कंफ्यूजिंग थे और मल्टी डायमेंशनल्स थे और इलिमिनेशन बेस्ड थे। इसके लिए बहुत ही एडवांस एनालिटिकल स्किल हमें चाहिए होगी। तो जैसा हम लोग देख पा रहे हैं जो हमारा लेवल था ये वेरी डिफिकल्ट। इसके लिए मेरी रिक्वायरमेंट थी मल्टी डायमेंशनल एलिमिनेशन बेस्ड और जो हमारा ट्रेंड पकड़ा है एडवांस एनालिटिकल जो अप्रोच होनी चाहिए। अगर हम बात करें कि ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल क्या था तो सीधे सीधे उसने जंप किया ईजीएस टू टफेस्ट और 2026 में बहुत ज़्यादा टफ रहा। 2024 की अगर बात करें तो जो हमारे क्वेश्चंस थे बहुत ही फैक्चुअल थे, बहुत आसानी से हम एलिमिनेट कर पा रहे थे और जो कुछ थीम्स होती हैं कि भाई इन्हीं थीम्स पे आएगा वो भी आ रहा था और थोड़े से जो करंट अफेयर्स थे मॉडरेट थे, उससे लिंकेज था। 2025 में थोड़ा सा कंसेप्चुअल कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ी, कुछ और असर्शन के स्टेटमेंट और पैटर्न आने लगे और इकोनॉमिकली और पॉलिटी के जो क्वेश्चंस थोड़े से डीप होने लगे और इंटरडिसिप्लिनरी करंट अफेयर्स पकड़ा और 2026 आते आते एक क्वांटम जंप मिला। मैं पिछले 10 से 12 साल तक का लगातार का पेपर देख रहा हूँ तो मुझे समझ में आया कि अब तक का 12 साल में अब तक का सबसे टफ पेपर यूपीएससी ने डिजाइन किया है। क्यों डिजाइन किया है शायद पता नहीं, मुझे तो ऐसा भी लगता है कि अगर यूपीएससी के जो एक्सपर्ट भी 2 घंटे में शायद 70 से 80 नंबर भी मार्क्स जो है नेगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखते हुए अचीव कर पाए, मुझे मुश्किल लग रहा है। तो कट ऑफ पे खैर खैर अलग से बात करेंगे। तो 2026 का जो हमारा पेपर था बहुत ही डिफिकल्ट था, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। क्योंकि क्वेश्चन जो थे स्टैटिक, करंट और एप्लीकेशन तीनों मिक्स कर दिए गए थे और बहुत सारे ट्रैप्स थे कि अगर हम कोशिश करें यूनिट करके उसको सही करने की तो हम ट्रैप में फंस जा रहे थे। और जो हमारी मेमोरी रहती थी, कई बार क्या होता था हम लोग मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस कर लेते हैं, लेकिन क्या था बहुत ज़्यादा हमारा एम्फेसिस था इंटरप्रिटेशन पे, यानी हम कैसे उस चीज़ को इंटरप्रेट करते हैं। कुछ क्वेश्चंस इसमें पहले जो एथिक्स और इंटीग्रिटी में आते थे केस स्टडी, वो भी क्वेश्चंस 1 मार्क्स में हमें वही वन क्वेश्चन नंबर में 2 मार्क्स में हमें दे दिए गए। वो पहले तो बहुत ही लेंथी थे, टाइम कंज्यूमिंग थे, जो हमारे लिए बहुत टफ होते जा रहे थे। अगर हम सेक्शन वाइज कंपैरेटिव एनालिसिस करें तो हम पाएंगे कि जो इंडियन हिस्ट्री और फ्रीडम मूवमेंट पहले बहुत ही इजी आ जाता था, अभी सीधे सीधे जो है ये वेरी डिफिकल्ट। कैसे डिफिकल्ट हुआ? क्योंकि हमने हिस्टोग्राफी पूछ डाली, आर्कियोलॉजी पूछ डाली, फिलोसफी पूछ डाली। कई बार तो मेरी बात हो पा रही थी स्टूडेंट से, तो उन्होंने जो हिस्ट्री के, एंशिएंट हिस्ट्री के स्पेशली जो ऑनर्स कर रखा है, उन लोगों ने भी बताया कि ये पेपर बहुत ही टफ था, बहुत ही एनालिटिकल अप्रोच इस पेपर को समझने के लिए चाहिए होगी। अगर हम बात हिस्ट्री की ट्रेंड्स की करें तो पहले जो है जो एग्जाम्पल्स होते थे एनसीईआरटी ओरिएंटेड होते थे, स्टैंडर्ड स्पेक्ट्रम की जो बुक है उससे हिस्ट्री आ जाती थी और कुछ मॉडरेट फैक्चुअल रिकॉल होता था। लेकिन 2026 की अगर बात करें तो सीधे सीधे जैन फिलॉसफी आई। जैन फिलॉसफी का जो पहला क्वेश्चन था वो थोड़ा सा इजी था, लेकिन फिर उसके पेंटिंग्स आ गई, फिर प्लेस वैल्यू सिस्टम आया, फिर अमरावती का स्तूप के सवाल आए, ऋग्वेदिक इरिगेशन के सवाल आए और वर्दोली और इक्का मूवमेंट का जो कंपेरिजन कर दिया, उससे भी क्वेश्चन पूछे गए जो रियली बहुत ही टफ होते थे। अगर हम करेक्टरिस्टिक की बात करें तो एंशियंट हिस्ट्री पे जो क्वेश्चंस थे एंशियंट इंडिया के बहुत ही डीप थे और आर्कियोलॉजी का बहुत ही हेवी वेटेज था और रिलीजियस फिलॉसफी इम्पोर्टेंट थे। तो यानी हम ओवरऑल बात करें तो जो हिस्ट्री भी था कहीं से भी आसान नहीं था। इनफैक्ट जो हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं जिन्होंने ऑनर्स कर रखी है, मास्टर्स कर रखा है, यूजीसी नेट तक क्वालिफाई कर रखा है,
उनसे भी मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने भी बताया कि पेपर बहुत कठिन है। ये जो है, अगर जो मेरा ऑब्जर्वेशन है कि 2026 है द टफेस्ट एंशिएंट इंडिया सेक्शन इन रिसेंट ईयर्स, दिस इज माय की ऑब्जर्वेशन। अब हम लोग ज्योग्राफी पे आते हैं। तो ज्योग्राफी के साथ सेम हुआ। इंडिया और वर्ल्ड की अगर बात करें तो अप्लाइड ज्योग्राफी और थोड़ी सी जियो पॉलिटिक्स भी उसमें डाल दी गई। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन था कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज से अगर किस किस कंट्री से क्वेश्चन आता है, किस स्पेसियो में कोई अगर शिपमेंट आता है तो कहाँ कौन सा कंट्री से गुजरेगा, कौन से नहीं गुजरेगा। तो इंडिया और वर्ल्ड की जो जियोग्राफी थी वो भी कोई बहुत आसान नहीं थी। अगर हम लोग बात करें, आगे आते हैं थोड़ा सा जियोग्राफी पे ही आगे। तो 2026 के जो कुछ सवाल थे, जैसे रिवर सिस्टम, अंडमान का क्लाइमेट, या फिर ये टुंगरा वाल्केनो जो भी लेटेस्ट न्यूज में आया था, तो इनका फीचर था कि ज्योग्राफी को करंट अफेयर्स के साथ इंटीग्रेट करिए, इकोनॉमिकल ज्योग्राफी करिए, और इंफ्रास्ट्रक्चर का जो जियो पॉलिटिक्स है उसको भी फोकस में रखिए। तो ये सब सवाल बहुत ही एनालिटिकल में आते हैं। तो उसने क्या किया था, वो चाह रहा है, जो यूपीएससी का इस बार का जो एक्सपर्ट था, जिसने पेपर एग्जामिनर है, वो ये चाह रहा है कि हम सिर्फ जो है फैक्ट बेस्ड या कुछ आंसर्स रट के न जाएं, हम थोड़ा सा उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग रखें। यानी जो मैप बेस्ड जियोग्राफी पहले आती थी, उसकी जगह हमारे पास अप्लाइड स्टैटिस्टिक जियोग्राफी जो है की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस जो बहुत ही आसान रहता था, करीब 15 से 16 नंबर या 15 से कई बार 20 नंबर भी बहुत आसानी से स्टूडेंट्स जो है अचीव कर लेते थे। कुछ नहीं करते थे, कुछ बेसिक्स याद कर लेते थे, कुछ इंस्टीट्यूशनल इंटरप्रिटेशन कर लेते थे। लेकिन इस बार क्या हुआ, गवर्नेंस के साथ साथ इथिक्स भी जोड़ दिया, थोड़ा सा केस स्टडी भी डाल दिया। तो इसको हम बोल सकते हैं कि ओवरऑल जो पॉलिटी और गवर्नेंस वाला सेक्शन था, ये भी मॉडरेट टू डिफिकल्ट हो गया। यानी हम यहाँ जो कैप्चर कर सकते थे वो भी कैप्चर नहीं कर पाए। पहले जैसे 2024 की बात करें तो मनी बिल पूछ दिया, अमेंडमेंट का प्रोसीजर पूछ दिया, गवर्नर की पावर पूछ दिया, लिमिटेशन डिलिमिटेशन कमीशन पूछ दिया, और ऐसे आर्टिकल 13 और ऑर्डिनेंसेज ऐसे पूछ दिया। लेकिन 2026 की अगर बात करें तो जो हमारा ओरिएंटेशन था जो यूपीएससी का, वो गवर्नेंस ओरिएंटेशन था, इथिकल डिलेमा क्वेश्चंस थे और एप्लीकेशन बेस्ड पॉलिटी थी। तो जो मेजर शिफ्ट है, इसको हम बोल सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो अप्लाइड एस्पेक्ट था, अप्लाइड कॉन्स्टिट्यूशन, उस पर जो है हमारा फोकस बढ़ गया। अब हम लोग आते हैं एक सेक्शन पे, इकोनॉमी एंड सोशल डेवलपमेंट। तो ये भी हमारे लिए ये सेक्शन भी हमारे लिए एक दिवा स्वप्न की तरह, नाइटमेयर की तरह है। इसमें जो है जो टेक ड्रिवन इंटीग्रेशन है वो दिखने लगा हमको। और अगर हम पिछले सालों की बात करें तो बहुत ही बेसिक बेसिक क्वेश्चंस आते थे, जैसे ईटीएफ क्या है, फिस्कल डेफिसिट क्या है, रेपो रेट क्या है, बॉन्ड मार्केट क्या है, ऐसे सवाल आते थे, बहुत ही फैक्चुअल आते थे। थोड़ा थोड़ा एक दो सवाल आ जाते थे। लेकिन अगर इस बार हम बात करें तो जैसे आपको इको टैक्स सर्टिफिकेशन पूछ दिया, डीप ओशन मिशन पूछ दिया, और उसके क्वांटम मिशन पूछ दिया, ठीक है, और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वगैरह पूछ दी, तो ये भी हमारे लिए आसान नहीं था। जो अगर हम बात करें कि इन्वायरमेंटल इकोलॉजी, इस बार का वेरी डिफिकल्ट, मैं बोलूँगा कि शायद इसको जो एमएससी बायोलॉजी के लड़के हैं, या फिर जो इकोलॉजी के हैं, या फिर कुछ जो थोड़ा सा नेचर और साइंस में अपने आप का इंटरेस्ट रखते हैं, उनके लिए भी ये सेक्शन आसान नहीं रहा। खास करके जब फोकस था कि क्लाइमेट एडेप्टेशन पे गवर्नमेंट का क्या मूव्स है और सस्टेनेबिलिटी पे क्या मूव्स है, तो भी हमारे लिए आसान नहीं रहा। और इसी तरीके से अगर हम जो ट्रस्ट था, जो ट्रेंड हुआ है, जो यूपीएससी ने ट्रेंड शिफ्ट किया है, तो अभी क्या होता था, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन कर लिया कि भाई फला स्पीसीज किस लिस्ट में है और क्या इंडेंजर्ड की पोजीशन है। लेकिन अभी बोल दिया कि नो, you do not only have to identify the species, but you would also have to identify the climate governance and resilience. अगर हम बात करें साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन की, तो ये तो जो जनरली हमारे क्वेश्चंस क्या होता है कि हम करंट अफेयर्स पढ़ लें, और एक दो जगह अगर कोई गवर्नमेंट की तरफ से अगर किसी चीज़ का इनागुरेशन है तो उसका हम थोड़ा सा एब्रिविएशन पढ़ लें, या फिर थोड़ा सा बारे में पढ़ लें, एक दो लाइन विकीपीडिया पढ़ लें, तो क्वेश्चन हम कर लेते थे। लेकिन इस बार क्या हुआ कि जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, वो उसके एडवांसमेंट, जैसे उसने पूछ दिया कि एलएलएम क्या है, ब्लॉकचेन मेथड क्या है, ब्लॉकचेन में भी बहुत डीप क्वेश्चन पूछ लिए, तो ये थोड़ा सा हमारे लिए टफ हो गया। तो साइंस टेक्नोलॉजी का भी सेक्शन था,
वो कहीं से भी आसान नहीं था। तो जो हमारा फोकस, जैसे एग्जांपल से टोकनिज्म पे क्वेश्चन पूछा, डिजिटल रूपल पे पूछा, फिर ब्लॉकचेन पे पूछा, फिर उसका सीबीडीसी पे पूछा, यानी जो फीचर्स थे अप्लाइड डिजिटल गवर्नेंस पे आ गए, और फिनेंशियल टेक्नोलॉजी, एआई और स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी में क्वेश्चन आ गए। अब इंटरनेशनल रिलेशन और करंट अफेयर्स की अगर बात करें तो जो था बहुत ही हाईली कंटेम्प्रेरी, बहुत ही डिटेल क्वेश्चन पूछे गए। इससे पहले क्या होता था, यूनेस्को पूछ दिया, नाटो पूछ दिया, आईएमएफ, रेड सी, आईवीआरडी पूछ दिया, अगर आपको लोगों को 2024 और 2025 के पेपर ध्यान हो तो बिम्स्टेक के बारे में पूछ दिया, थोड़ा सा उसका कुछ कॉन्फ्रेंस वगैरह पूछ दिया, समिट पूछ दिया। लेकिन इस बार उसने क्या किया कि एआई गवर्नेंस क्या है, दिल्ली समिट हुई उसके बारे में पूछ दिया, उसमें जो बहुत उसका प्रियम्बल के बारे में पूछ दिया थोड़ा सा, फिर कनेक्टिविटी कॉरिडोर्स क्या है, नोबेल किस ऑर्गेनाइजेशन को कितनी बार नोबेल मिला है, बहुत ही टफ सवाल है, स्ट्रेटेजिक फोर्स का क्या है। यानी इसने क्या किया कि जियो पॉलिटिक्स और टेक्नोलॉजी गवर्नेंस को आपस में मैच कर दिया। अगर हम सब्जेक्ट वाइज ट्रेंड्स पे बात करें तो हिस्ट्री और कल्चर पे बात करें तो जो वेटेज है वेरी हाई, ठीक। फिर उसका जियोग्राफी पे करें मीडियम था, पॉलिटी भी मीडियम, और आपका इकोनॉमी भी मीडियम, इन्वायरमेंट वेरी हाई वेरी टफ, साइंस एंड टेक वेरी हाई, और करंट अफेयर एक्सट्रीमली हाई। यानी आपको फोकस क्या करना था, करंट अफेयर्स पे, साइंस टेक पे, इन्वायरमेंट पे, और सिर्फ न्यूज पढ़ने से नहीं काम होगा, उसके डीप में जाना होगा, और इसका कितना जाना होगा किसी को पता नहीं। तो जो बिगेस्ट चेंजेज है 3 इयर्स में, अगर हम उसकी बात कर लें तो यूपीएससी जो 2024 में उसने टेक्स्ट बुक नॉलेज चेक किया, थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्लैरिटी चेक किया, और उसके बाद इन्वायरमेंट अवेयरनेस चेक किया। 2025 आते थे, इसने इंटरडिसिप्लिनरी फोकस शुरू किया, अगर आप देख पा रहे होंगे तो, फिर गवर्नेंस एंड अंडरस्टैंडिंग थोड़ी समझी, और फिर इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजी का लिंकेज किया। 2026 आते आते मैच्योरिटी टेस्ट करने लगा कि आपकी जो एनालिटिक्स की मैच्योरिटी है वो कितनी है। तो उसके बाद उसने एनालिटिकल मैच्योरिटी चेक करना शुरू किया। फिर इलिमिनेशन स्किल, हालांकि कई बार एलिमिनेशन हमारे लिए यूपीएससी ट्रैप बन गया, हमने कुछ सेक्शंस तो एलिमिनेट कर लिए, कुछ ऑप्शंस, लेकिन सारे ऑप्शंस एलिमिनेट नहीं हो रहे थे। तो कई बार एलिमिनेशन ट्रैप में भी हम लोग फंस रहे थे। तो बेहतर होगा कि ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग टच नहीं करें। जो आपकी इश्यू बेस्ड अंडरस्टैंडिंग, कई बार जैसे क्वेश्चन पूछा कि भाई हम एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन के जो कुछ थ्योरीज हैं, कुछ कंसेप्ट हम यूज करना चाहते हैं, तो क्या होगा। तो फिर उसके बाद कुछ केस स्टडी भी पूछे। सबसे टफ ये रहा कि आपके कम से कम 2 पैरे पढ़ना है, 2 पैराग्राफ पढ़ना है आपको, और मार्क्स मिलेंगे 2, और अगर आपने थोड़ी सी चूक कर दी तो आपके 1/3 मार्क्स 33% जा भी सकते हैं। तो ये थोड़ा सा बहुत टफ हो गया। इश्यू बेटर अंडरस्टैंडिंग बहुत टफ हो गई। पॉलिसी इंटरप्रिटेशन, इंटीग्रेशन ऑफ स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स मिक्स कर दिया, आपको बहुत डायनेमिक रहना है। यानी अब जो स्ट्रेटजिक कंक्लूजन्स की तरफ अगर बढ़े तो पहले क्या होता था कि प्योर मेमोराइजेशन अब जरूरी नहीं है, स्पेशली 2026 के बाद। अब आप जो है प्योर मेमोराइजेशन इज नो लॉन्गर सफिशिएंट। दूसरी चीज, एंशियंट इंडियन एंड आर्ट एंड कल्चर आर बैक स्ट्रांगली। आपको सिर्फ जो है फैक्ट्स रचने से काम नहीं चलेगा कि फलाने इरा कब रहा, किसने सिक्का चलाया, किसने क्या किया, किसकी राजधानी कहाँ थी, 16 महाजनपद कहाँ थे, तब उससे काम नहीं चलेगा आपको। अब आपको फोकस करना होगा कि आर्कियोलॉजी क्या है, फिर उसके बाद आपको फोकस करना होगा कि फिलासफी क्या है, इंस्क्रिप्शन क्या है, आर्किटेक्चर्स क्या है, गवर्नेंस का उस समय मॉडल क्या था। और अगर हम इन्वायरमेंट पे आए तो ये गवर्नेंस ओरिएंटेड है। अब आपको प्रिपेयर करना होगा क्लाइमेट फिनांस, सस्टेनेबिलिटी, एडेप्टेशन, रिजिलियंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल या नेट जीरो पे जो भी उसके पेपर्स हैं, अप्रोच पेपर्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, उसको हमें जाना पड़ेगा, जो रियली बहुत टफ है। साइंस और टेक जो है, साइंस और टेक का मतलब अब ये नहीं कि कहाँ मिसाइल लॉन्च हुई, कहाँ सेटेलाइट लॉन्च हुआ। अब आपको समझना होगा कि एआई क्या है, क्वांटम मैकेनिक्स क्या है, डिजिटल इकोनॉमी क्या है, फिनेंशियल टेक्नोलॉजी क्या है, बायोटेक क्या है। और ऐसा नहीं कि बस हमने फिजिक्स पढ़ ली और काम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। और रही बात करंट अफेयर्स की, तो ये बहुत ही एनालिटिकली हमको पढ़ना होगा। ऐसा नहीं कि हमने मंथ्स के वो कर लिए। अगर डिफिकल्टी लेवल की अगर हम बात करें तो अगर मैं 2024 के डिफिकल्टी लेवल को, अगर 2024 के डिफिकल्टी लेवल को 6.5 बोल रहा हूँ, तो 2025 को मैं सीधे 8 बोलूंगा, और 2026 को 9/10 बोलूंगा। ऑलमोस्ट जो है ना जो 12 साल का जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैं पेपर्स देख रहा हूँ, उसमें अब तक का मुझे सबसे टफेस्ट पेपर प्रीलिम्स का मुझे दिखाई दिया। अगर हम ओवरऑल कंक्लूजन की तरफ बढ़े
तो जो जो पेपर है एक ट्रांजिशंस है फिलॉसफी में कि भाई स्टैटिक रिकॉल की तरफ से हमें हटना होगा, फैक्चुअल मेमोरी की तरफ से भी हटना होगा, और टेक्स्ट बुक का जो डिपेंडेंसी है उससे भी हमें हटना होगा। लेकिन वो बेस होगा उसी पे आगे की जो भी स्ट्रक्चर होगा खड़ा होगा। नहीं, इतनी चीजें तो हमें काफी नहीं है, नेसेसरी है बट नॉट सफिशिएंट। तो हमें जाना कहाँ होगा? इंटर डिसिप्लिनरी रीजनिंग। इंटर डिसिप्लिनरी रीजनिंग हो गई, फिर उसका गवर्नेंस एनालिसिस, सस्टेनेबिलिटी फ्रेमवर्क, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन और इल्यूमिनेशन बेस्ड इंटेलिजेंस टेस्टिंग। तो अगर मैं कंक्लूजन की तरफ बढ़ूं तो सीधे सीधे 2026 इज आर्ग्यूएबली वन ऑफ द टफेस्ट एंड मोस्ट एनालिटिकल यूपीएससी स्टाइल प्रीलिम्स पेपर इन द रिसेंट ईयर। और मेरा जो 12 साल का अनुभव है, मैंने 4 साल प्रीलिम्स पास किया है और लगभग हर साल मैं पेपर्स देखता रहा। तो उसका जो मेरा अनुभव है उसमें अब तक का सबसे टफेस्ट प्रीलिम्स है। अगर हम कट ऑफ की बात करें तो 2025 में जो कट ऑफ था 92 था जनरल का, 92 था कट ऑफ जनरल का, और ओबीसी का 92, 92.6, 92, और ईडब्ल्यूएस का 89, यानी ऑलमोस्ट 90 की रेंज में था। अभी क्या होगा? 2024 में 87 था और ईडब्ल्यूएस का 85 था और ओबीसी का 87 था। जो मेरा इस बार का जो एक्सपेक्टेशन है, जनरल का कट ऑफ होगा एट द मोस्ट 70 +-5, ईडब्ल्यूएस का 65, ओबीसी का 67, एससी का 59 और एसटी का 54, +-5 से ज़्यादा कुछ ऊपर नहीं होगा। ये मेरा टेक है। बाकी आगे जो भी क्वेरी होगी आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और आपको हम वहाँ डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।